हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए पेपर 347 के एक प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। अब गैसीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक गैस हो। यहाँ जो चारों ऑप्शन हैं उसमें आपको केवल विलायक खोजना है कि कौन सा विलायक गैस है। यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखिए, यहाँ लिखा है नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन चूँकि गैस है यानी हमारा विलायक गैस है, तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है। लेकिन इसके सिवा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन है। पैलेडियम एक धातु है जो कि ठोस होगा। पारे का सोडियम के साथ अमेलगम है, सोडियम भी ठोस होता है। और जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यहाँ विलायक जल है जो कि द्रव है। तो इन चारों में गैसीय विलयन जहाँ हमको विलायक गैस मिला वो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दिया है कि संक्रमण धातु के यौगिक रंगहीन होते हैं। यहाँ 4 आयन के नाम दिए हैं। अब इनमें फेही आयन रंगहीन होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अगर हम चारों तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहाँ पर देखिए चारों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। अब अगर क्रोमियम पे 3+ आ जाता है तो अगर मैं यहाँ क्रोमियम पे 3+ लिख दूँ तो क्रोमियम पे 3+ का मतलब है उसका 4s का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। और 3D में इस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हो जाएगी 3d3। ऐसे ही अगर हम कोबाल्ट पे 2+ लाते हैं तो कोबाल्ट का 4s का ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन इसके 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 रहेगी। अगर हम निकिल पे 2+ करते हैं तो उसके भी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे, इसके 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जबकि अगर हम Zn पे 2+ करते हैं तो Zn पे 2+ करने में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर आप चारों के 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले में 3d3 मिला, दूसरे में 3d7 है, तीसरे में 3d8 है और चौथे में 3d10 है। इसमें से Zn डबल प्लस के 3d10 में अगर आप देखें तो यहाँ पर d उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी इसके प्रत्येक कक्षक में यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। और d कक्षक अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो यानी यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं हैं। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा तो आपका यह आयन भी रंगहीन होगा और इसके द्वारा बनाया गया यौगिक भी रंगहीन होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है के फिर ब्रैकेट में कोबाल्ट और फिर CO का होल 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो यौगिक दिया है उस पर देख लें कहीं कोई आवेश तो नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पहला तत्व दिया है पोटेशियम। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। कोबाल्ट का हम यक्स मानेंगे। और इसके सिवा यहाँ पर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। वो 4 बार भी है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इस यक्स का मान निकालते हैं तो यहाँ यक्स बराबर आएगा -1, यानी यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अम्लीय क्षमता के बढ़ने का क्रम है। यहाँ पे 4 यौगिकों को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके पूछा है कि इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो हर ऑप्शन में केवल 4 यौगिक हैं, फिनॉल, एथेनॉल, क्लोरोएसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अब इन चारों को आइए समझते हैं कि इन चारों में कौन अधिक अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है। यहाँ पर हमने चारों यौगिकों की संरचना बना ली है। इन चारों यौगिकों की संरचना को अगर आप समझें तो ये एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक अम्ल और क्लोरोएसिटिक अम्ल। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि जो COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले यौगिक होते हैं ये एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होते हैं। यानी ये दोनों यौगिक ये पहले वाले 2 यौगिकों की तुलना में ज़्यादा अम्लीय हैं। अब आइए ये देखते हैं कि एथेनॉल और फिनॉल में ज़्यादा अम्लीय कौन है। देखिए, एथेनॉल में ऑक्सीजन से जुड़ा ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जितनी जल्दी ये बंध खींचेगा, ऑक्सीजन जितनी जल्दी इस बंध को खींच लेता है उतना जल्दी H+ यहाँ से मुक्त हो जाएगा। और जितनी जल्दी H+ मुक्त होता है उतना ही परमाणु या पदार्थ अम्लीय माना जाता है। तो यहाँ पर
अब ये सवाल उठता है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कब। सिंपल सी चीज़ है, जब उस ऑक्सीजन को ऐसा लगेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम है, तो अपने इलेक्ट्रॉन के घनत्व को या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाने के लिए वो बगल में हाइड्रोजन से जुड़े बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। या सिंपली यूँ समझ लें, जब ऑक्सीजन को ऐसा लगेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो हाइड्रोजन को H+ के रूप में मुक्त कर देगा और उसका बंध खींच लेगा। अब यहाँ ये देखते हैं कि फिनॉल और एथेनॉल में किसके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कम है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो एथिल समूह है, सबने पढ़ा है कि एथिल समूह हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माने जाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देते हैं। तो यानी यहाँ पर एथिल के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहुँच जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब अगर ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन आ गए तो यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पर्याप्त हो गए। ऐसी अवस्था में वो अब बगल में उपस्थित हाइड्रोजन वाले बंध का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं अनुनाद में। अनुनाद में जाने का मतलब होता है, आप बेंजीन को अगर एक कुआं माने तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कुएं में गिर गए हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को अपने पास इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस होगी, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन इस बंध को खींचेगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि एथेनॉल और फिनॉल में ज़्यादा अम्लीय फिनॉल होता है क्योंकि उसका H+ जल्दी निकल सकता है। तो यानी यहाँ पर हम फिनॉल को मानते हैं कि ये अधिक अम्लीय है और एथेनॉल कम अम्लीय है। तो एथेनॉल यहाँ पे हम इसको नंबर 4 करते हैं क्योंकि ये सबसे कम अम्लीय है। फिर फिनॉल उससे अधिक अम्लीय है तो इसको हम नंबर 3 करते हैं। अब झगड़ा सुलझाना है कि एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय है, क्योंकि दोनों में COOH समूह है। तो फिर वही चीज़, आप इस ऑक्सीजन को देखें जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, दोनों में इस ऑक्सीजन पे ध्यान दें। अब यहाँ पर ये जो मेथिल समूह है ये एल्किल समूह है। जितने एल्किल समूह होते हैं वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये एल्किल समूह अपना इलेक्ट्रॉन भेज देगा ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब एसिटिक अम्ल के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँच गए, यानी ऑक्सीजन का पेट भर गया। अब वो हाइड्रोजन वाले बंध के इलेक्ट्रॉन को, यानी एक प्रकार के खाने को, जो उसका भोजन है उसको नहीं छीनेगा क्योंकि उसका पेट किसने भर दिया, मेथिल ने भर दिया है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पेट भरा है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं छीनेगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ जल्दी मुक्त नहीं हो सकता है। तो एसिटिक अम्ल उतना अच्छा अम्ल नहीं माना जाएगा जितना कि क्लोरो एसिटिक अम्ल, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका खींचेगा, ऑक्सीजन का। अब अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर चला जाएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए ये बंध अपनी ओर खींचेगा, जिससे यहाँ H+ जल्दी मुक्त होगा। इसका मतलब एसिटिक अम्ल कम अम्लीय है क्लोरो एसिटिक अम्ल की तुलना में। तो इसका मतलब एसिटिक अम्ल यहाँ पर कम अम्लीय है तो इसको नंबर 2 देंगे। और सबसे अधिक अम्लीय कौन हुआ, वो हुआ क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो आपको यहाँ पर प्रश्न में अम्लीयता का बढ़ता क्रम कहा था, तो सबसे अधिक अम्लीय क्लोरो एसिटिक अम्ल है और सबसे कम अम्लीय एथेनॉल है। इसका मतलब अगर हम इन चारों के चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में फिर दिया निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण के लिए ग्लूकोज, सुक्रोज, वसा और प्रोटीन में ग्लूकोज, क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ये सही माना जाएगा। अगला है, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमिनो के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए इन चारों में सबसे बेहतरीन तरीका गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण होता है, यानी ऑप्शन बी होता है, क्योंकि इसके द्वारा बनाया गया जो प्राथमिक एमीन होता है वह शुद्ध होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न दिया है, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत है, किसमें घुला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसका मतलब अगर मैं बेंजीन का यहाँ मान लेता हूँ कि ये 30 ग्राम है, तो इसका साफ मतलब है कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड वो कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा 70 ग्राम। अब आपको बेंजीन का मोल अंश निकालना है, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। मोल अंश निकालने के लिए जिस पदार्थ का मोल अंश निकालना, उसके मोलों की संख्या को हम कुल मोलों की संख्या से भाग करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये जो बेंजीन का आप 30 ग्राम देख रहे हैं,
इस 30 ग्राम को पहले हम बदलेंगे मोल में, यानी हम बेंजीन का मोल निकालेंगे, फिर उसी तरीके से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल निकालेंगे। इन दोनों के मोल जोड़ करके विलयन में कुल मोल पता करेंगे और उसके बाद बेंजीन का मोल अंश निकालने का सूत्र हो जाएगा बेंजीन का मोल अंश बराबर बेंजीन के मोलों की संख्या जो हम पता कर चुके हैं बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या जो इन दोनों के मोलों को जोड़ करके हम पता कर लेंगे। तो आइए स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं करना क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले बेंजीन के 30 द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ क्या होता है वो हमने लिख दिया कि अगर हमारे पास 100 ग्राम विलयन है तो बेंजीन का वजन उसमें कितना है, 30 ग्राम है। इसके बाद आप देखिए, बेंजीन का अगर वजन 30 ग्राम है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70 ग्राम होगा, जो हमने प्रश्न में बता दिया था। हमने देखिए दोनों का यहाँ अणुभार निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि जब हम भार को अणुभार से भाग करेंगे तो मोल निकलेंगे। ये देखिए, यहाँ बेंजीन के मोल हो गए और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल हो गए, यानी हमको दोनों के मोल पता हो गए। अब इसके बाद हम विलयन में कुल मोलों की संख्या निकालेंगे। विलयन में कुल मोलों की संख्या के लिए हमने दोनों के मोल जोड़ दिया है और फिर बेंजीन का मूल अंश निकालने के लिए बेंजीन के मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या, दोनों का मान रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है राउल्ट का नियम क्या है। तो देखिए, राउल्ट का नियम काफ़ी सिंपल होता है। राउल्ट के नियम में अगर हम कोई वाष्पशील विलायक लेते हैं, जैसे हमने ये वाष्पशील विलायक लिया है, तो यहाँ पर अगर हम इसको बंद पात्र में ऐसे रखते हैं तो ये जो वाष्पशील विलायक है इसका वाष्प दाब हमेशा ज़्यादा होता है। चूँकि अभी ये शुद्ध है तो हम इसका वाष्प दाब मानते हैं P0 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, यानी यहाँ पर ये वाष्पशील विलायक था, इसमें हमने कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अब ऐसा करने पर जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ विलयन का वाष्प दाब P माने तो यहाँ पर P का मान P0 से कम हो जाएगा, यानी वाष्प दाब में यानी कमी या अवनमन हुआ है। और राउल्ट ये कहते हैं कि वाष्प दाब में हुआ अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम राउल्ट के नियम को क्लियर करते हैं तो राउल्ट के नियम से देखिए लिखा है पहले ही कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में अवनमन होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक के वाष्प दाब में जो भी अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हमने मान लिया है कि माना स्थिर ताप पर किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब P0 है, जैसा कि मैंने चित्र में बना करके दर्शाया था, और इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब P है। और विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा कैपिटल N। तो राउल्ट के नियमानुसार देखिए, यहाँ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं? इसके लिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा के पुनः शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग कर देते हैं। ये हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। और विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलेय के मोल ऊपर लिख देते हैं और विलयन में कुल कितने मोल हैं इन दोनों के मोल को जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। यही राउल्ट का नियम है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट करना है। तो सभी को मालूम है कि संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके आयनों में जो हमारा D कक्षक होता है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये अनुचुंबकीय भी होते हैं और इसी कारण संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक रंगीन भी होते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया था MnBr 4/2- के केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 Bm यानी बोर मैग्नेटॉन है। संकुल आयन की ज्यामिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न को अगर कंपटीशन में लगाना होता तो आप इजीली ऐसे लगा लेते कि आप सभी को मालूम है कि चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है μ = यहाँ पर √n और यहाँ होता है n+2 Bm। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो अगर म्यू का मान जो आपका दिया है वो दिया है 5.9, म्यू का मान दिया है यहाँ पर 5.9। अब ये 5.9 जो दिया है इससे हम थोड़ा गेस करते हैं कि अगर ये 5.9 दिया तो यहाँ से n का मान कितना निकल सकता है। अब यहाँ से अगर n का मान देखा जाए, n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और 5 रखिए। ऐसा करने पे आप ये देखेंगे कि जब n का मान हम 5 रखते हैं तो ही म्यू की वैल्यू जो है वो 5.9 Bm आती है।
इसका मतलब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस यौगिक में 5 है, यानी मैग्नीज जो है इसके डी कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। और इसका साफ मतलब है कि मैग्नीज के अगर पांचों डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब डी का कोई भी कक्षक संकरण में भाग नहीं लिया है। चूंकि यहाँ पर Mn का अगर आप देखिए उपसहसंयोजक संख्या 4 है, तो उपसहसंयोजक संख्या 4 होने पे दो प्रकार का संकरण हो सकता है, या तो DsP2 हो या तो sp3 हो। चूंकि हमने ये देखा कि इसके डी कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर डी का कोई भी कक्षक संकरण में भाग नहीं लिया है, यानी यहाँ DsP2 संकरण नहीं है, यहाँ संकरण sp3 होगा। और sp3 संकरण है तो आकृति चतुष्फलकीय होगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कंपटीशन में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हमको यूपी बोर्ड में सॉल्व करना है तो इसका तरीका थोड़ा सा हम बदलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पर सबसे पहले MnBr4 पर 2- में हम ये देखते हैं कि यहाँ Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी। तो अगर हम यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था को कैलकुलेट करें तो देखिए MnBr4 पर 2- दिया है, इसका मतलब पूरे यौगिक पर -2 है। हम Mn का मान लेंगे यहाँ x, और 4 Br हैं, एक Br पर एक माइनस होता है, 4 Br मतलब हो जाएगा -4। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ से x बराबर आएगा +2। इसका मतलब यहाँ Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। अब इस क्वेश्चन को देखिए हमने यहाँ लिख करके दिखा भी दिया है कि MnBr4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और हमने Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो Mn के 4s में इस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब हमने चित्र बनाया तो 3d को पहले बनाएंगे, क्योंकि 3d मतलब तीसरे कोष का d है, तो तीसरे कोष का d पहले बनेगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब Mn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकलेंगे, क्योंकि 4s बाहरी है। तो देखिए अगले स्टेप में यहाँ का 4s कक्षक जो है वो हमारा वैकेंट हो चुका है, खाली हो चुका है। अब Mn से जुड़ने Br आएगा। चूंकि Br प्रबल लिगैंड नहीं है इसलिए वो अंदर का डी कक्षक यूज नहीं कर पाएगा। Br के स्ट्रॉन्ग लिगैंड ना होने के कारण वो 3d के इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब ना करते हुए अपने इलेक्ट्रॉनों को यस कक्षक और फिर 4 Br हैं तो वो लगातार 4 कक्षकों को कवर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो संकरण आएगा वो देखिए यस का एक कक्षक है और P के 3 कक्षक, यानी यहाँ हमारा संकरण आएगा क्या, sp3 आएगा। और अगर sp3 है तो यहाँ पर हमारी आकृति चतुष्फलकीय होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया भी है कि आकृति यहाँ पर चतुष्फलकीय होगी, क्योंकि हमारा संकरण sp3 है और उसके बाद हमने उस आकृति को ड्रा किया है। इसके सिवा अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ के डी में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो हमने यहाँ चुंबकीय आघूर्ण में n का मान 5 रखते हुए ये भी सिद्ध किया है कि MnBr4 2- के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 Bm आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है, इसको उपयोग लिखना है जो कि इजी है। इसके लिए हम पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग लिखेंगे, जैसे वो अग्निशामक है यानी आग बुझाने के काम में आता है। तेल वसा आदि के विलायक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। औषधियों के निर्माण में भी इसका यूज़ करते हैं और प्रयोगशाला में विभिन्न पदार्थों से क्रिया कराने में यानी अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके सिवा अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी तेल वसा मोम आदि के विलायक के रूप में करते हैं। निश्चेतक के रूप में यानी इसको बेहोश करने वाले दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इससे कई चीज़ें भी हम बनाते हैं, जैसे क्लोरोपिक्रिन, क्लोरीटोन आदि बनाते हैं। औषधियों में इसका यूज़ किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। ये सिंपल सी चीज़ है। कोई प्रोपेनॉल का मतलब ये एक प्रकार का एल्कोहल है और ब्यूटेन एक प्रकार का एल्केन है। किसी भी एल्कोहल का क्वथनांक हमेशा एल्केन से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके चलते ये संगुणित हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन बंध टूटे तो आपको बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ता है। यही कारण है कि अल्कोहलों का क्वथनांक हमेशा उच्च होता है। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट भी लिखा है कि प्रोपेनॉल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर संगुणित अणु बनाते हैं। इन हाइड्रोजन बंधों की बंधन ऊर्जा बहुत उच्च होने के कारण इन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है, जबकि ब्यूटेन के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध ना पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक कम होता है। अगली अपक्रिया दिया है कि कैनिजारो अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। अब कैनिजारो अपक्रिया आपको इससे पहले 347 जेजेड के कोड में भी बताया गया है। कैनिजारो अपक्रिया में एक कंडीशन ये होती है कि हम उन्हीं एल्डिहाइडों की बात करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है,
और ऐसे हमारे पास दो एल्डिहाइड हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूँ तो इसमें आपको करना ये होता है कि आपको उसके दो अणु लेने होते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए पहला अणु फॉर्मल्डिहाइड का है और यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड का हमारा दूसरा अणु हो जाएगा। यहाँ पर दो अणु लेकर के इसको सांद्र NaOH की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं NaOH। इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो इसके एक अणु का अपचयन होता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है। तो आइए पहले इसके एक अणु का अपचयन करते हैं। हम ये एक अणु को ले जा रहे हैं अपचयन कराने। फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराने पर आपको एल्कोहल मिलेगा। चूँकि फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु में एक ही कार्बन है तो आपको एल्कोहल भी एक कार्बन का मिलेगा। एक कार्बन वाले एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे अणु का चलेंगे ऑक्सीकरण करने, तो किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर आपको अम्ल मिलता है। चूँकि एल्डिहाइड में आपके एक ही कार्बन है तो यहाँ पर हमको अम्ल भी एक ही कार्बन के मिलेगा और एक कार्बन वाला अम्ल होता है HCOOH। लेकिन यहाँ पर आपको ये अम्ल नहीं मिलेगा बल्कि अम्ल का लवण मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे ये अम्ल बनेगा तो यह अम्ल का जो H है वो इस क्षार के OH से क्रिया कर लेगा, तो आपको अम्ल नहीं बल्कि अम्ल का लवण मिलेगा, यानी HCOOH की जगह आपको मिलेगा HCOO और H की जगह पे आ जाएगा NaOH का Na, यानी आपको अम्ल नहीं मिलके अम्ल का क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। तो कैनिजारो क्रिया को सिंपली आप बोलेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों को हम सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और जब सांद्र NaOH की उपस्थिति में यहाँ पर हम इनको क्रिया कराएंगे तो इसके एक अणु का अपचयन होगा एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा अम्ल के लवण में। ऐसी क्रियाओं को हम कैनिजारो कहते हैं। अब इस चीज़ को देखें, यहाँ लिखा है जब कोई अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र NaOH से क्रिया करता है तो उस एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन एल्कोहल में हो जाता है तथा इसके दूसरे अणु का ऑक्सीकरण संगत वसी अम्ल के लवण में हो जाता है। इस सब क्रिया को कैनिजारो कहते हैं। देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया था वो समीकरण है। इसके सिवा आप चाहेंगे तो बेंजल्डिहाइड को भी सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न आता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है, ये उच्च अणुभार वाले बहुलक है, यानी ये छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं और न्यूक्लिक अम्ल की छोटी इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणुभार वाले जैव बहुलक हैं जो एकल न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवित जो होती हैं कोशिकाएं उनके केंद्रक में पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक DNA जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और दूसरा राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। अब इनके दो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, तो उसमें जो DNA है वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, जबकि RNA का काम हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण के समय ये अपनी भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न दिया है एक सेल जिसमें एक अपक्रिया दिया है और उसके बाद करा कि 298 केल्विन पर अगर इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है तो सेल की मानक गिब्स ऊर्जा बताइए और साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला काम हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण किस पे हुआ है और अपचयन किस पे हुआ। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ Zn से Zn डबल प्लस का बनना ये ऑक्सीकरण हुआ है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ कॉपर की तो कॉपर डबल प्लस से Cu का बनना ये अपचयन हुआ है। यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान भी दिया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान दिया है वो 1.1 वोल्ट दिया है। इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लिखते हैं E0 सेल से। तो यानी आपको यहाँ पर एक अपक्रिया भी दिया है और E0 सेल का मान भी दिया हुआ है। अब ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहला काम आप ऑक्सीकरण और अपचयन अर्धक्रिया को अलग कर लीजिए। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि Zn से Zn डबल प्लस का बनना ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण की क्रिया हमेशा एनोड पर संपन्न होती है और कॉपर डबल प्लस से कॉपर का बनना, चूंकि आवेश घट रहा है, कॉपर डबल प्लस से केवल कॉपर बनना अपचयन है, यह हमेशा कैथोड पर संपन्न होती है। पूरे सेल की अपक्रिया हमने लिख लिया। 1.1 वोल्ट ये E0 सेल का मान देके दिया है। अब गिब्स ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ एक सिंपल सा सूत्र होता है डेल्टा G बराबर माइनस NF E0 सेल। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n है प्रत्येक इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक अर्ध अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, 2, तो n का मान हो गया 2। F है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे का मान सबको मालूम है कि F का अगर मान आपको निकालना होता है तो F का मान होता है 96,500 कूलाम। हालांकि इसका एग्जैक्ट मान 96,485 कूलाम होता है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके क्वेश्चन लगाते समय 96,500 कूलाम कर लेते हैं।
और ई नॉट सेल का मान दिया है, तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखिए एन की जगह पे 2 है, एफ का मान 96,500 और ई नॉट सेल का मान प्रश्न में 1.1 वोल्ट दिया है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है जूल पर मोल में। ये आंसर आपका आ गया। अगर आप चाहें तो इसको किलो जूल पर मोल में भी बदल सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ कहा है कि साम्य स्थिरांक का भी मान निकाले। तो देखिए जब आपको डेल्टा जी का मान पता हो गया तो आप यहाँ से साम्य स्थिरांक का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? ई नॉट सेल बराबर 0.059 एन अपॉन एन लॉग के सी। अब इस सूत्र को अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए ई नॉट सेल का मान आपको दिया है, एन का मान 2 होता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जब सब वैल्यू रखेंगे तो सब वैल्यू रखने पर यहाँ पर लॉग के सी का जो मान आता है वो आता है। अब के सी का मान निकालने के लिए लॉग को उधर भेजेंगे तो उस साइड में जाते ही लॉग बदल जाता है एंटी लॉग में। एंटी लॉग का मान देख लीजिए, एंटी लॉग की वही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यही आपके के सी का आंसर हो जाता है। अब अगला दिया है कि निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी 3 कारक दिया है, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक। तो आइए पहले देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बहुत आसान है, अगर साम्यावस्था पढ़ा गया होगा तो वहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्रियाकारी की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट है कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है, अतः क्रियाकारी की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। दूसरा दिया है ताप बढ़ाने पर। तो देखिए ताप का प्रभाव क्या है, ताप बढ़ाने पर जो क्रियाकारी अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आपस में टकराएंगे, आपस में जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उससे उनके बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी और अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। और प्रायः यह देखा गया है कि अगर हम किसी अपक्रिया का तापमान 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो अपक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। ऐसा इस स्टेटमेंट में भी जिक्र किया गया है। तीसरा आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। सभी को मालूम है कि एक उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है। हाँ, यह एक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। जो अपक्रिया नहीं हो रही है उसको यह प्रारंभ नहीं करेगा, लेकिन यह अपक्रिया कोई जो हो रही है उसके वेग को ये घटा या बढ़ा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। डिपेंड करता है आपने उत्प्रेरक कैसा लिया है। अगला दिया पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए हम इसका एक अयस्क लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइड। इसका सूत्र होता है MnO2। अब MnO2 से अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो पहले स्टेप में हम पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। उसके लिए हम पायरोल्यूसाइड को या तो पहले KOH से क्रिया कराते हैं और बाद में ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पर क्रिया कराते हैं MnO2 को KOH से तो पहले पोटेशियम मैग्नाइड बनता है और बाद में वो ऑक्सीजन से क्रिया करके पोटेशियम मैग्नेट बना लेता है। इसके बाद जब आपको पोटेशियम मैग्नेट मिल गया है तो बाद में उसको क्लोरीन से या पोटेशियम मैग्नेट के जलीय विलयन में ओजोन प्रवाहित कर दीजिए, तब यहाँ पर यह पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके सिवा आपको इसके 2 ऑक्सीकारक गुण लिखने थे, जैसा कि यह हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं कि केमनोफोर जो होता है अम्लीय माध्यम में जब जाता है तो वो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और यही नवजात ऑक्सीजन H2S से क्रिया करता है तो H2S का H2 ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ H2O बना लेगा और सल्फर यहाँ मुक्त हो जाएगा। यहाँ हमने 5 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 5 मिल रहा था जबकि इस अपक्रिया में ऑक्सीजन एक ही कंज्यूम हो रहा है। तो दोनों ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। अगर आयनिक रूप में कहा है तो आयनिक रूप में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जो आयन होते हैं उसको काट देते हैं। जैसे इधर K+ था, इधर भी K+ था, ये हमने काट दिया है। यहाँ भी देखिए SO4 था, यहाँ भी SO4 था, ये हमने कट कर दिया है। तो SO4 की कट करने के बाद देखिए यहाँ बचेगा MnO4 बचा है और जो भी आयन बचे हैं वो लिख देंगे तो वह उस समीकरण का आयनिक रूप होगा। अगर यह डिटेल में चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला, दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट का आयरन सेकंड लवण से क्रिया करेंगे। तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय लेकर के उसको किसी भी आयरन सेकंड लवण से क्रिया कराएंगे। आयरन सेकंड लवण का मतलब है कि आयरन पे डबल प्लस का कोई लवण, यानी फेरस का कोई लवण, चाहे फेरस क्लोराइड हो, फेरस सल्फेट हो, आप कोई भी लवण लेंगे तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट उसको फेरिक लवण में कन्वर्ट कर देता है, जिसका समीकरण हमारे पास ये हो जाता है। अब इसके बाद आप इस समीकरण को भी देखेंगे।
अगला दिया कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। एक द्रव का क्वथनांक भी आपको दिया है और कह रहा है इसके उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। पूरे प्रश्न को देख करके अब इसको लगाने का तरीका पहले आपको बता देते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। तो देखिए, अगर आप कोई भी शुद्ध वाष्पशील विलायक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जल लिया है, तो इसका क्वथनांक फिक्स है। अगर हमने जल लिया है तो जल का क्वथनांक फिक्स है, 100 डिग्री होता है। अब इस क्वथनांक को हम लिखते हैं टीबी, और चूंकि शुद्ध जल की बात कर रहा था तो यहाँ नॉट लगा देते हैं। लेकिन अगर हम इसी जल में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, मतलब जैसे चीनी, नमक, ये सब मिला देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए जल के साथ यहाँ पर हमने मिला दिया नमक या चीनी का अणु। अब ये विलयन बन गया। इस विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होना शुरू हो जाएगा। यानी ये जो विलयन अब हमारे सामने बना है, अगर इसके क्वथनांक को हम लिखें टीबी से, तो यह टीबी का मान हमेशा टीबी नॉट से ज़्यादा हो जाएगा। यानी पहले क्वथनांक कम था, बाद में क्वथनांक में वृद्धि हो गई है, और क्वथनांक में वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए जो अधिक मान है, यानी जो टीबी है, इसमें से टीबी नॉट को हम घटा देते हैं। यानी क्वथनांक में उन्नयन अगर आपको निकालना है तो टीबी में से टीबी नॉट को घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा, और क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रत्येक द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, लेकिन जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, जैसा मैंने बताया था। अब वही माना गया है कि शुद्ध वाष्पशील विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट हो और इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर बनाए गए विलयन का क्वथनांक टीबी हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो बताया था कि आपको वो टीबी में से टीबी नॉट घटाने पर जो मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी कहलाएगा। इसके सिवा इस प्रश्न में एक न्यूमेरिकल को भी इंक्लूड किया हुआ है कि अगर हम मोलर द्रव्यमान, यहाँ देखिए मोलर द्रव्यमान 58 ग्राम पर मोल दिया है किसी यौगिक का, और के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय, यानी अवाष्पशील विलेय का भार दिया है 1.8 ग्राम। अवाष्पशील विलेय के भार को हम स्मॉल w से लिखते हैं, तो ये 1.8 ग्राम दिया है। इसका मोलर द्रव्यमान भी दिया है, मोलर द्रव्यमान के लिए स्मॉल m यूज़ करेंगे, वो दिया है आपका 58। ये दो चीज़ें दिया है। 90 ग्राम द्रव में घोलने पर, 90 ग्राम अगर द्रव में घोलें, यानी ये विलायक का भार दिया, तो विलायक का भार W बराबर कितना दे दिया है, 90 ग्राम दे दिया है। और यहाँ पे कहा है विलयन का क्वथनांक। आप सबको मालूम है विलयन का क्वथनांक जो होता है वो टीबी कहलाता है, तो टीबी का मान भी हमको यहाँ दे दिया है 354.11। अब कह रहा है कि द्रव के क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, केबी। तो हमारे पास इतना डाटा दिया, स्मॉल w दिया, स्मॉल m दिया है, कैपिटल W दिया, डेल्टा टीबी दिया है। अब आपको प्रश्न लगाना है, तो देखिए किस तरीके से ये लगेगा। इसके लिए जो जो डाटा दिया पहले हम वो लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है सबसे पहले शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न में, देखिए तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक पहले ही दे दिया है। शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम यहाँ लिखते हैं टीबी नॉट से, ये दिया हुआ है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में देखिए सबसे पहले हमने उसी को लिखा हुआ है कि शुद्ध विलायक का जो हमारा क्वथनांक है वो यहाँ पर टीबी नॉट दिया है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m दिया है, स्मॉल w दिया है, कैपिटल W का मान दिया है और टीबी दिया है। तो ये देखिए, अगर आपको टीबी नॉट दिया है और यहाँ पर टीबी दिया है, तो इस सूत्र का पालन करके आप डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने डेल्टा टीबी का मान यहाँ पर निकाल दिया है। अब यहाँ डेल्टा टीबी का मान निकल चुका है। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी पूछ रहा है। केबी का यही सूत्र होता है, केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल w। अब आप यहाँ पर सब वैल्यू रख दीजिए, जितनी भी वैल्यू हैं सब वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। साथ ही एक न्यूमेरिकल भी दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को अगर हम 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित कर दें तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या है। देखिए, फैराडे के वैद्युत अपघटन के 2 नियम हैं। इसमें पहला नियम ये कहता है कि अगर हम एक वैद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं जिसमें हमारा एक कैथोड होता है और एक हमारा एनोड होता है, और यहाँ पर वह पदार्थ है जिसका हमको वैद्युत अपघटन करना है, तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं तो वैद्युत अपघटन की क्रिया करने में जो भी पदार्थ इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होगा या मुक्त होगा,
अगर ठोस है तो एकत्रित होगा और कोई गैस होगी तो मुक्त होगी। तो फैराडे का साफ कहना है कि मुक्त या एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है कि कितनी धारा यानी कितना आवेश आपने दिया है, यानी W प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज़्यादा आप आवेश प्रवाहित करेंगे विलयन में उतना ही पदार्थ का वेट यानी भार भी एकत्रित होगा। अब बाद में अगर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। यहाँ Q क्या है, Q है आवेश यानी कूलाम में जो आपने वैद्युत आवेश प्रवाहित किया है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर होता है I इंटू टी। अगर हम इस Q का मान यहाँ पर रखें तो हमारा सूत्र बदल के हो जाएगा W बराबर क्या, ZIT। अब यही चीज़ आपके स्टेटमेंट में यहाँ दिया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई वैद्युत धारा या वैद्युत आवेश के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हमने माना है कि यदि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में Q कूलाम वैद्युत आवेश प्रवाहित करने से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W ग्राम हो तो उपरोक्त नियम से, जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था, W प्रोपोर्शनल टू Q होगा या W बराबर ZQ होगा, जहां Z पदार्थ का वैद्युत स्थानिक तुल्यांक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर Q बराबर IT कर दिया गया है और इस सूत्र में Q का मान रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। तो ये फैराडे का नियम हो गया। इसके सिवा इस फैराडे के नियम में एक क्वेश्चन भी दिया था कि अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें 20 मिनट तक तो कैथोड का वेट क्या होगा। तो देखिए सिंपली तो हमारा सूत्र W बराबर यहाँ ZIT ही लगना है। यहाँ पे I का मान दिया है, I का मान दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। T का मान 20 मिनट दिया है, T का मान मिनट में नहीं सेकंड में चाहिए, तो आप 20 में 60 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 1200 सेकंड या सीसी, ठीक है। अब I और T का मान मालूम है, Z का मान कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर आपको Z का मान निकालना है तो पदार्थ का तुल्यांकी भार बटा चाहिए 96,500 कूलाम। अब E का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आपको E का मान निकालना है तो E का मान निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, आपको कॉपर सल्फेट दिया है तो यहाँ पे कॉपर का परमाणु भार अगर हम मान लेते हैं कि कॉपर का या किसी पदार्थ का जिसका हमको E निकालना है उसका हम देखते हैं कि उसका वहाँ पर परमाणु भार कितना है। चलो मान लेते हैं कॉपर का परमाणु भार 63.5 है बटा ये कॉपर सल्फेट से एकत्रित किया गया है। कॉपर सल्फेट में कॉपर पे 2 प्लस होता है यानी कॉपर की संयोजकता कितनी होती, 2। तो अगर हम किसी भी तत्व के परमाणु भार को उसकी संयोजकता से भाग कर देते हैं तो उसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तुल्यांकी भार निकलने के बाद ये मान आप अगर यहाँ रख दीजिए तो Z का मान निकल जाएगा, और अगर Z मालूम हो गया और I और T का मान दिया तो W का मान भी ग्राम में मालूम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले उन क्वेश्चंस में जो जो वैल्यू दिया था या जो मैंने आपको ऊपर बताया था सेम वही काम यहाँ किया गया। सबसे पहले विद्युत धारा 2 एम्पियर, समय जो कि 20 मिनट में दिया था, देखिए हमने उसको सेकंड में 60 से गुणा करके प्राप्त किया है। कॉपर का परमाणु भार 63.5 है, तो देखिए तुल्यांकी भार निकालने के लिए कॉपर का परमाणु भार बटा कॉपर की संयोजकता। अब कॉपर की संयोजकता कैसे पता हुई, कॉपर सल्फेट से हमने इसको लिया था, SO4 पे होता है डबल माइनस तो कॉपर पे क्या आ जाएगा, डबल प्लस। अब चूंकि कॉपर पे 2 प्लस आया है यही कॉपर की संयोजकता है। अगर यहाँ पे कॉपर पे 1 प्लस आया होता तो यहाँ कॉपर की संयोजकता 1 हो जाती तो हम 1 से भाग करते, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फैराडे का पहला नियम लगाइए, सूत्र लगा दीजिए, W बराबर ZIT, Z का मान रखिए, I का मान रखिए, T का मान रखिए, तो आपको कॉपर का यहाँ द्रव्यमान मिल जाएगा जो कि इसका आंसर आ रहा है कितना, 0.789 ग्राम। अगला दिया है एक प्रथम श्रेणी की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न बोर्ड में बहुत पूछे भी जाते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में 2 खंड हैं। पहला खंड यहाँ तक है कि अगर एक अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, ये एक खंड है, और उसके आगे जो लिखा गया वो दूसरा खंड है कि 75% अगर हम पूर्ण करें तो कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले इसको सॉल्व यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम कोड की अपक्रिया में मान लेते हैं कि जो हमारा क्रियाकारी है, क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब अपक्रिया अगर 20% पूर्ण हो चुकी है 10 मिनट में तो बची कितनी है, तो जाहिर सी बात है बची है 80%। तो क्रियाकारी की जो बची सांद्रता है वो प्रारंभ में जो आपने सांद्रता ये y माना था उसका कितना परसेंट बचा है, 80%। y का 80% करेंगे तो आएगा 4y/5। और समय कितना लगा था, समय आपका यहाँ पे देखिए 10 मिनट लिखा था वो हमने t लिख दिया। अब हम प्रथम कोड की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र लिखेंगे, k बराबर 2.303 बटा t log a/a - x।
अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमको पता है वो सारा वैल्यू रखेंगे। जब हम सारा वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हमारे के का मान निकल के सामने आ जाता है। अब यहाँ से जो के का मान आया है 0.022 आया है, चूँकि अब क्रिया वही है, के का मान बदलेगा नहीं। अब इसके बाद अब क्रिया के 75% पूर्ण होने पर क्या होगा, तो फिर से वही चीज़ है, क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता आपने तो y माना था, अगर अब क्रिया 75% पूर्ण हो चुकी है तो बची है 25%। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रारंभिक सांद्रता का 25% बचाया है। अब यहाँ पर समय कितना लगेगा वो t निकालना है। फिर से वही सूत्र अप्लाई करेंगे। इस बार आपको k का मान मालूम है, फिर जो जो वैल्यू मालूम है इसको रखते जाइए और लास्ट में यहाँ से t का मान निकाल आएगा। टी का मात्रक, चूँकि पहला आपका मात्रक टी का समय था तो दूसरा मात्रक भी यहाँ पर समय ही होगा, तो यहाँ पर आएगा 63.02 मिनट। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है, ये प्रश्न काफ़ी आसान है। ऐसे प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शन के तौर पे क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए जैसे दो ऑप्शन यहाँ दिया है कि पोटेशियम ट्राई, एक दिया टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और दूसरा दिया है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम यहाँ लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, हम बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। इस बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा धातु कौन है, तो देखिए धातु का नाम दिया है कोबाल्ट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट को। फिर दिया है टेट्राएमीन डाई एक्वा। अब टेट्राएमीन का मतलब होता है कि यहाँ पर NH3, टेट्राएमीन मतलब यहाँ पे NH3 का होल 4 हो जाएगा, और डाई एक्वा का मतलब यहाँ पर जल का अणु है वो भी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। और थर्ड क्लोराइड कहा, यानी क्लोराइड मतलब यहाँ Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस है। सूत्र अभी नहीं बना है। अब यहाँ देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 दी हुई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 लिखेंगे। यहाँ पर हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखेंगे, +3 लिखेंगे। अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता तो 0 होगा, और जो जल के 2 अणु हैं इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। तो आप देखिए इन तीनों का जो परिणामी आएगा +3 और 0 का परिणामी कितना आएगा, वो +3 आएगा, वो आ जाएगा पूरे मंडल पे। तो मंडल पे आ गया 3+ और Cl पे यहाँ क्या है, माइनस है। दोनों आवेश बराबर नहीं है तो इस 1 का गुणा होगा यहाँ पे और इस 3 का गुणा होगा यहाँ पर। तो फाइनली इसका सही आंसर होगा बड़ा ब्रैकेट जिसमें CO है, NH3 का होल 4 है, H2O का होल 2 है, और बाहर जो हमारा सहायन Cl था वो कितनी बार आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 3 बार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन दिया है कि पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, इसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि चूंकि ये दूर लिखा है और ये मिला के लिखे हैं, इसका मतलब ये मंडल है और ये हमारा सआयन है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको फिर वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले पोटेशियम दिया है तो सबसे पहले पोटेशियम लिखिए, यहाँ लिख दीजिए के पर क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर मंडल को बनाते हैं। मंडल में हमारा धातु क्रोमेट लिखा यानी क्रोमियम है तो यहाँ Cr लिख देंगे, ठीक है। इसका ट्राई ऑक्जेलेटो कहा है, ऑक्जेलेट मतलब होता है यहाँ पर C2O4 और ट्राई कहा है, इसका मतलब ये 3 बार है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सूत्र कैसे बनाएंगे, आवेश कैसे भी बराबर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोमेट का ऑक्सीकरण संख्या 3 दिया, यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 दिया है। C2O4 पे डबल माइनस होता है, यानी एक C2O4 पे 2 माइनस और 3 C2O4 है, यानी यहाँ कुल कितना हो जाएगा, 6 माइनस। अब अगर आप इन दोनों का परिणामी निकालें तो +3 और -6 का परिणामी होगा -3। अब आप इस देख लीजिए, सहायन पे 1 प्लस है, यहाँ 3 माइनस है, दोनों का तिरछा गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा करने पर 1 का गुणा यहाँ होगा मंडल में, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। के में 3 का गुणा होना है तो फाइनली देखिए के में यहाँ 3 आया है, Cr है, C2O4 है और मंडल में 1 का गुणा हुआ जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है FeCN का होल 6 पे 4 माइनस और FeH2O का होल 6 पे 2+ के तनु विलयनों के रंग भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोनों ही आयनों में अगर आप ध्यान दें तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले एक एक यौगिक एक्सप्लेन किया है, आइए पहले एक्सप्लेन करते हैं हम FeCN का होल 6 पे 4 माइनस को। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो FeCN में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखिए कर दिया है, इसके 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए पहले हमने 3D को ड्रा किया, 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ड्रा कर दिया है।
ये Fe की मूल अवस्था है। मूल अवस्था का मतलब जब परमाणु ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, वो न्यूट्रल है इस समय। अब Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4s से गायब हो जाएंगे, तो देखिए 4s हो गया है खाली। Fe से अब जुड़ने Cn आएगा। Cn चूँकि प्रबल लिगेंड है और यहाँ Fe की समन्वय संख्या देखिए 6 है। अगर Fe की समन्वय संख्या 6 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे संकरण या तो D2sp3 होगा या तो sp3d2 होगा, यानी या तो अंदर का 2 d कक्षक इन्वॉल्व होगा या तो बाहर का 2 d कक्षक। चूँकि यहाँ Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को उठा करके यहाँ पे व्यवस्थित कर देता है इन 2 कमरों में, और अपने 2 कमरे खाली करा के वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रखेगा, यानी अंदर के 2 d कमरे और बाहर के 4 कमरे। तो आप संकरण देखिए, D का 2 कमरा यानी D2, यस P के 3 कमरे D2sp3 संकरण हुआ। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिला है। इसका मतलब इस यौगिक में कोई रंग नहीं आएगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। जबकि अगर हम वहीं H2O की बात करते हैं तो H2O में भी सेम प्रोसेस हमने किया। हमने H2O में यहाँ पर सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, फिर Fe पे 2 प्लस किया जैसा पिछली बार किया था। 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, लेकिन H2O दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड इन इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रखता है। चूँकि 6 H2O हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रखेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए आपका संकरण sp3d2 हुआ है, यानी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं। तो पहले वाले यौगिक में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं मिले थे, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 मिले हैं। क्योंकि दोनों आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो जाहिर सी बात है इनके रंग भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब अगला दिया है कि निम्नलिखित पदों को समझाइए। पहला दिया है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होता है, देखिए बहुत आसान सा एक प्रोसेस है कि जब हम कोई अमीनो अम्ल जल में घोलते हैं तो अमीनो अम्ल में एक्चुअल में 2 प्रकार के समूह होते हैं। पहला समूह होता है NH2 समूह जो क्षारीय होता है, और दूसरा COOH समूह जो अम्लीय होता है। अब अम्लीय समूह के पास क्या होता है, अम्लीय समूह के पास होता है H+। अम्लीय समूह H+ त्यागता है और क्षारीय समूह H+ को ग्रहण करता है। तो जब हम किसी अमीनो अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये H+ ये त्यागता और NH2 उस H+ को ग्रहण कर लेता है। तो देखिए जब ये H+ त्याग देगा तो COO पे कौन सा आवेश आ गया, माइनस, और इस H+ को जब ये ग्रहण कर लेगा तो हो जाएगा NH3+। अब आपके एक ही आयन में 2 आवेश आ गए हैं, एक माइनस और एक क्या आ गया है, प्लस। ऐसा आयन जिसमें 2 आवेश एक साथ होते हैं इनको हम ज्यूटर आयन कहते हैं, और ये अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में आसानी से बन जाते हैं। अगला प्रश्न है पेप्टाइड बंध किसको कहते हैं। तो देखिए प्रोटीन के बनाते समय जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बनाने लगते हैं। जब भी 2 अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड बनाएंगे, 3 अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड बनाएंगे। ऐसे ही अमीनो अम्ल जुड़ते समय किस प्रकार आपस में जुड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक अमीनो अम्ल यहाँ बनाया है। ये पूरा एक अमीनो अम्ल है, ठीक, और ये हमारा दूसरा अमीनो अम्ल है। इन दोनों अमीनो अम्ल में देखिए एक अमीनो अम्ल का जो COOH समूह है ये, और दूसरे अमीनो अम्ल का जो NH2 समूह है, यानी इसको अगर हम अलग कलर से दिखा दें तो यहाँ पर देखिए पहले वाले अमीनो अम्ल का COOH समूह और दूसरे वाले अमीनो अम्ल का NH2 समूह, ये आपस में क्रिया करके यहाँ देखिए जल निकाल रहे हैं। और जब ये जल निकालते हैं तो पहले वाले समूह का CO और दूसरे समूह का क्या बच गया, NH, ये आपस में जिस बंध द्वारा जुड़ते हैं इसी बंध को हम नाम क्या देते हैं, पेप्टाइड बंध। यानी 2 अमीनो अम्ल जब भी आपस में जुड़ते हैं तो वो किस बंध से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। अगला दिया प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है। तो देखिए प्रोटीन में क्या होता है कि एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के जुड़ने में अमीनो अम्ल एक विशेष क्रम में जुड़ते हैं। अमीनो अम्ल जब विशेष क्रम में जुड़ के संरचना बनाते हैं तो इसी संरचना को हम कौन सी संरचना कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। अगला हमारा है पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड आपको बताया गया वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका अगर जल अपघटन किया जाए तो आपको मोनोसेकेराइड के बहुत से अणु मिलते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं इसलिए इनको अशर्करा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इनुलिन है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला दिया निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाई। देखिए बहुत सारे यौगिक दिया है और कहा इनकी संरचना बनाई है। अब आइए कि इसमें से सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला दिया 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। अब अगर हमको 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन बनाना है तो इसको रफली हम कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 कार्बन बना लेंगे और सबके बीच एन कहा है तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब दूसरे पर क्लोरो, तीसरे पर मिथल कहा तो चाहे आप बाएं साइड से गिनती कर लीजिए या दाएं साइड से। मान लेते हैं हम दाएं साइड से गिनती करेंगे तो हमने दूसरे कार्बन पे लगा दिया क्लोरो
और तीसरे कार्बन पे यहाँ लगा दिया मेथिल। मेथिल मतलब होता है CH3, लगा दिया। अब बाकी बंध आप पूरा कर लीजिए किससे, सबको मालूम है बाकी बंध कार्बन के पूरे किससे होते हैं, हाइड्रोजन से। वो पूरा कर लीजिए, इस यौगिक की संरचना आपके सामने आ जाएगी। तो ये हमारे पहले यौगिक की संरचना हो गई, जिसका नाम है 2-क्लोरो 3-मेथिल पेंटेन। ठीक, ये हाइड्रोजन है। इसके बाद आते हैं दूसरे यौगिक पे, वो दिया 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन। अब देखिए यहाँ पे नाम से ही देखिएगा 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन लिखा है। तो ब्यूट 2-इन का मतलब क्या हो गया, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, तो बना लेंगे 1 2 3 4। अब दूसरे कार्बन के बाद आपको इन लगाना है, तो चाहे बाएं साइड से लगाइए या दाएं साइड से। मैं राइट साइड से काउंटिंग कर रहा हूँ, यानी दाएं साइड से। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके बाद हमने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। अब ब्यूट 2-इन हो गया। इसके सिवा पहले और चौथे कार्बन पे ब्रोमीन लगाना है 2 बार, तो ये पहला कार्बन मान लेते हैं, तो यहाँ हम Br लगा देंगे, लीजिए हो गया। और फिर दूसरा, तीसरा, ये चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पे हम Br लगा देंगे, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, Br लगने के बाद बाकी जगह क्या करिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और कार्बन के 4 बंध हाइड्रोजन से पूरे कर लीजिए। आपके इस यौगिक की संरचना हो गई है। ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा लीजिए, हर कार्बन के 4 बंध पूरे कर दीजिए। तो ये हमारा 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन की संरचना हो गई। अगला दिया है 1-ब्रोमोब्यूट-2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। अगर इसकी संरचना बनानी है तो कैसे बनेगी, आसान है। सबसे पहले प्रोपेन मतलब कितना दिया है, 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इन कहा तो सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया 3 कार्बन के बीच। अब कह रहा 1 ब्रोमो, तो चलो 1 ब्रोमो, अब यहाँ पर 1 ब्रोमो कहा है। 1 ब्रोमो चाहे आप राइट साइड से काउंट कर लीजिए या लेफ्ट साइड से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया Br, पहले कार्बन पे हम राइट साइड से काउंट करते हुए Br लगा दिया है। अब कह रहा है 2,2-डाइमेथिल, यानी दूसरे कार्बन पे 2 बार मेथिल लगाना है। तो हम यहाँ पर एक मेथिल नीचे लगाएंगे, एक मेथिल ऊपर लगा देते हैं। अब इसके बाद बाकी जो कार्बन बच गए हैं, जिनके बंध नहीं पूरे हैं, उनके बंध आप हाइड्रोजन से पूरे कर लीजिए और ये आपका 1 ब्रोमो 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन की संरचना हो जाएगी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दिया है 1 ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूट-2-इन। अगर इसकी संरचना बनानी है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है ब्यूट-2-इन, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लेना है 4 कार्बन, तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 3 और फिर 4। दूसरे ब्यूट-2-इन का मतलब है दूसरे कार्बन के बाद आपको डबल बॉन्ड लगाना है, तो चाहे लेफ्ट साइड से काउंट कर लीजिए या राइट साइड से। हम राइट से काउंट कर रहे हैं, यहाँ 1, ये 2 कार्बन के बाद आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसका मतलब बाकी जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसके बाद 1 पर ब्रोमो लगाना है, तो ये हमारा पहला कार्बन है, इसके पहले कार्बन पे Br लग जाएगा। दूसरे कार्बन पे मेथिल लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे CH3। अब इसके बाद बाकी कार्बन के बंध आप पूरे कर लेंगे हाइड्रोजन से, और जैसे ही आप हाइड्रोजन से इसके बंध को पूरा कर लेते हैं, वैसे ही इस यौगिक की संरचना आपके सामने आ जाती है। ये देखिए, जहाँ जहाँ कार्बन के बंध नहीं पूरे थे वहाँ हमने हाइड्रोजन लगा दिया। आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन। अब अगर 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुख्य जो हमारी श्रृंखला है वो बेंजीन है, तो सबसे पहले आप बेंजीन बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, बेंजीन बनाने के बाद यहाँ पर 1 पर क्लोरो लगाना, तो चलिए मान लेते हैं पहला कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए। और दूसरे कार्बन पर मेथिल लगाना है, तो दूसरे कार्बन पर हम यहाँ मेथिल लगा देंगे। ये 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन की संरचना हो गई। अगला दिया अथवा करके, अगर आप ऊपर का प्रश्न नहीं करना चाहते हैं IPSC वाला, तो वहाँ ऑप्शनल एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि आप इन अपक्रियाओं को पूरा करें। अब देखिए, इन अपक्रियाओं को जब पूरा करते हैं तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और इस पर HBr की क्रिया दिखानी है। देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जब HBr लगाएंगे तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड में जो पाई बंध है, यानी कमज़ोर बंध है, उसको हम गायब करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए HBr दिया है। अब HBr का योग यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि हमेशा
HBr या जो भी आप अभिकर्मक लाएं उसका जो ऋणात्मक भाग होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दिया कीजिए जहां हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऋणात्मक भाग Br है, तो Br हम कौन से हाइड्रोजन को देंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन पर सॉरी उस कार्बन को देंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर हमारा Br जाएगा इस कार्बन से जुड़ने के लिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और H जाएगा इस कार्बन से जुड़ने के लिए। तो यानी यहाँ पर इस तरीके का हमारा हो जाएगा कि यहाँ बेंजीन है, यहाँ पहले बेंजीन बनेगा, ठीक है। अब बेंजीन बनने के बाद यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन था, और उसके बाद इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इस कार्बन पे हम Br जोड़ देंगे और इस कार्बन पर हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला अभिक्रिया का उत्पाद हमको मिल गया है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आता है दूसरी अभिक्रिया, देता है इसमें भी वही चीज़ है कि अगर डबल बॉन्ड दिया आपको यानी एल्कीन का ही सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर कहता है कि इसको कैसे पूरा करेंगे। फिर वही कहानी है कि यहाँ पर हमारा जो ऋणात्मक भाग है वो Br है, वो डबल बॉन्ड के ऐसे कार्बन को दीजिए जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो देखिए इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, तो हमारा Br चला जाएगा जुड़ने के लिए इस कार्बन से, और हाइड्रोजन जुड़ने चला आएगा इस कार्बन से। यानी यहाँ पर ये इस प्रकार से मिलेगा। आप पहले बेंजीन बनाएंगे, जो बेंजीन का बॉन्ड दिया वो लगाएंगे, फिर यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर देखिए जहाँ CH लिखा था उसी के ऊपर या कहीं भी आप Br जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कम है, और जहाँ इस कार्बन पर पहले 2 हाइड्रोजन थे अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई है। ये हमारा उत्पाद प्राप्त हो गया है, जिसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। अगला आता है, यहाँ पर ऐसे दिया है, अब यहाँ पर जोड़ना है तो फिर वही रूल है कि Br को फिर वहाँ जोड़ेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो, यहाँ दोनों ही कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे अगर ध्यान दें तो यहाँ फेनिल ग्रुप जुड़ा है। इस वजह से हमारा जो Br है वो हमेशा जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन से। यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया है। आमतौर पर परऑक्साइड की उपस्थिति होने पर एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम लगता है, यहाँ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर यह हाइड्रोजन परऑक्साइड है, कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं है। अगर यहाँ बेंजोइल परऑक्साइड होता तो अभिक्रिया उल्टी हो जाती, Br को हम जोड़ते उस कार्बन से जिस पर CH3 जुड़ा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ऊपर pH लिखा है, फिर कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, अब बॉन्ड बचा है एक, इस वाले कार्बन पे आपको जोड़ देना है Br, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दीजिएगा। इस कार्बन पे आपके पास H था, CH3 था, और HBr का ये वाला H भी आके यहीं जुड़ना है, तो आप इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगली अपक्रिया देती है, देखिए ये अपक्रिया बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको करना क्या होता है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका वुर्ज-फिटिक अपक्रिया है, जिसमें एक एरिल हैलाइड है, एक एल्किल हैलाइड है। आपको करना केवल ये है कि यहाँ से ये 2NaBr यही निकाल दीजिएगा, बाकी अपक्रिया को जोड़ करके लिख दीजिए। तो यहाँ हमारा बचा है C6H5, यहाँ बचा है C6H5, उसमें ये CH2 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 CH3 ले जाके जोड़ देंगे, यानी हमारा जो उत्पाद होगा वो यहाँ पर C6H5 के साथ ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ले जा करके आप यहाँ पीछे जोड़ दीजिएगा, हमारा उत्पाद बन जाएगा। इसे आप ऐसे लिख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये उत्पाद लिख करके बताया गया है। फिर अगली अपक्रिया आती है यहाँ पर, ये अपक्रिया आप सब बच्चे जानते हैं कि ये डाइजोनियम लवण बनाने की विधि होती है। यहाँ पर ये जो NaNO2 और HCl है, ये जब एनिलीन से क्रिया करते हैं तो इसी NH2 की जगह पे आपको यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना देना होता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा क्या N2X, जहाँ N2 पे प्लस होता है और X पर क्या होता है, माइनस होता है। इस अपक्रिया को आप चाहेंगे तो ऐसे देख सकते हैं। अब इसके बाद दिया निर्जलीकरण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, एल्कोहल की निर्जलीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो देखिए यहाँ नाम से दिया निर्जल, यानी हमको एक यौगिक को निर्जल करना है, बिना जल के करना है। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक से अगर हम जल के अणु का विलोपन कर दें, जल के अणु को गायब कर दें, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा में भी लिखा है, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में से जल के अणु के पृथक
होने की विलोपन अपक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। अगर निर्जलीकरण अपक्रिया के लिए हम भिन्न भिन्न निर्जली कारक पदार्थ यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना निर्जली कारक के जल नहीं अलग किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको फॉर्मिक अम्ल का निर्जलीकरण करना है तो वहाँ पर H2SO4 का यूज़ करते हैं। अब आप खुद देखो, यहाँ पर ये फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल में से अगर हम जल को निकालें तो देखिए यहाँ से H और ये पूरा OH, यही तो H2O है। ये H2O यहाँ से निकाल देंगे तो आपके पास केवल बचेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ कहा है एल्कोहलों का निर्जलीकरण कीजिए, तो देखिए जब आप एल्कोहलों का निर्जलीकरण करते हैं तो वहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक अम्ल लेना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल अच्छे निर्जलीकारक में माना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम एल्कोहल से जल का अणु निकालें तो देखिए यहाँ पर हमने संरचना बनाई एथिल एल्कोहल की, और यहाँ पर हम जल का एक अणु इससे अलग कर ले रहे हैं। अब जल का एक अणु जब यहाँ पर अलग हो गया तो आप यहाँ ध्यान दें, जल के अणु के बाद इस दोनों ही कार्बन के एक एक बंध कम हो जाएंगे, तो अपने 4 बंध को पूरा करने के लिए ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी यहाँ हमारा उत्पाद बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब ये पूछता है कि इसकी क्रियाविधि क्या है, ये एल्कीन कैसे बना, इस चीज़ को आइए देखते हैं। तो देखिए क्रियाविधि इसकी निम्न पदों में पूर्ण होती है, ऐसा लिखा गया है। पहला पद होता है प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण। समझिए यहाँ पर जो H2SO4 आपने लिया था निर्जली कारक के तौर पर, ये वाला, वो अपने आप से H+ मुक्त कर देता, क्योंकि अम्ल की प्रकृति होती है H+ देना। H+ को प्रोटॉन कहते हैं। वो ही H+ यहाँ पे आया और उसने एथिल एल्कोहल के अणु से क्रिया किया। अब आप देखिए यहाँ पर H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, मतलब वो जहाँ इलेक्ट्रॉन देखेगा वहीं आक्रमण करेगा। और पूरे एथिल एल्कोहल में देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका आक्रमण यहीं होगा। ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर जुड़ता है, चूँकि प्रोटॉन एल्कोहल में आकर के जुड़ जाएगा इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण होगा, जिसको हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। अब चूंकि यहाँ जुड़ने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, और पहले से कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था, तो दोनों मिलकर के हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो पहले स्टेप में प्रोटॉन युक्त एल्कोहल इस प्रकार से बनता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो प्रोटॉन युक्त एल्कोहल है, अगर आप देखें तो उसमें ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों में आता है, फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ऋणात्मक तत्व अपने ऊपर धन आवेश बहुत देर तक धारण नहीं कर पाएगा, इस वजह से ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यह जो बॉन्ड होता है उसको वो अपनी ओर खींच लेता है। अब खींचने पर ऑक्सीजन तो देखिए अलग हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, पहले से चार्ज है प्लस, वो न्यूट्रल होगा और यहाँ से ये H2O बन करके अलग हो जाएगा। लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और ऐसा खंड या ऐसा आयन जिसमें कार्बन पे प्लस होता है उसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। तो द्वितीय पद में हमारा कार्बोनियम आयन बन गया। इसके बाद आता है तृतीय पद, जिसमें उत्पाद बनता है। इसमें होता यह है कि जो आपका कार्बन पे प्लस है, जो यहाँ छूट गया है, आप लिख लेंगे इस कार्बन पे यहाँ जो प्लस चार्ज है, इसके बगल वाला कार्बन क्या करता है, ये हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा देता है और इस बंध को यहाँ कर देता है। अब इस बंध को यहाँ करने से आप देखिए तो कार्बन के 4 बंध पूरे हो गए और इस कार्बन का आवेश भी चला जाएगा। यहाँ आपने इस हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा दिया है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और यह H+ पुनः वहीं अम्ल के पास लौट जाएगा जहाँ से ये त्यागा गया था। इस प्रकार एल्कोहल की यह निर्जलीकरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। दिया है अगला कि अगर आप निर्जलीकरण की क्रिया नहीं करना चाहते हैं तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी था कि आप निम्नलिखित अपक्रियाओं के उदाहरण दीजिए, जैसे कोल्बे अपक्रिया, राइमर टीमैन अपक्रिया और विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। तो आइए देखते हैं कोल्बे अपक्रिया क्या है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड हमने लिया है और इसको CO2 के साथ उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर जब हम क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमको मिलता है सोडियम सैलिसिलेट। कैसे मिलता है, एक्चुअल में ये CO2 आकर के यहीं पर व्यवस्थित हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये CO2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में व्यवस्थित हो गया है। इसके बाद पुनर्विन्यास कैसे होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाता है सोडियम की जगह लेने और सोडियम चला आता है हाइड्रोजन की जगह लेने, तो बनता है हमारा सोडियम सैलिसिलेट। और जब आप सोडियम सैलिसिलेट का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। अगला दिया रीमर टीमैन अपक्रिया, ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको फिनॉल लेना होता है। फिनॉल को आप चाहे तो क्लोरोफॉर्म और चाहे तो CCl4 तथा NaOH से क्रिया कराएंगे। अगर आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म ले सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको लिखते कैसे हैं कि जब फिनॉल को
क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो या तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है या तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रीमर टीमैन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप पोटेशियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर क्रमशः सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रीमर टीमैन अपक्रिया कहते हैं। अगला दिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये एक बेस्ट विधि होती है ईथर बनाने के लिए। इसके लिए हम लेते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड। अब ये सोडियम एल्कोऑक्साइड है, ये एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर जब दोनों की क्रिया होती है तो यहाँ पर ये जो NaX है ये अलग हो जाएगा और बाकी दोनों R आकर के यहाँ ईथर का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर R और R' की जगह पे आप कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। CH3 रख दीजिए, C2H5 रख दीजिए, यहाँ तक कि फेनिल ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण से हम दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो सम्मित हो चाहे वो असम्मित हो। सम्मित ईथर का मतलब होता है अगर दोनों एल्किल ग्रुप आपने जैसे एक जैसे लिए हैं, जैसे यहाँ CH3 लिया, यहाँ भी CH3, ये सम्मित ईथर है। C2H5 लिया, C2H5 लिया, सम्मित ईथर है। लेकिन यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन से एक और CH3 जुड़ा है, एक और C2H5 जुड़ा है, ये हमारा असम्मित ईथर होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया था निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखना है। यहाँ पर हमारे पास ये 5 यौगिक दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि इन पांचों का आपको आईपीएससी नाम बताना है। तो चलिए इन पांचों को नीचे डिटेल करते हैं। यहाँ पहला नाम देखिए जो दिया है, पहला यौगिक जो दिया था, अगर हम इसके बारे में देखें तो देखिए बेंजीन पर 2 चीज़ें जुड़ी हैं, एक जुड़ा है CHO और एक जुड़ा है CH3। चूँकि CHO क्रियात्मक समूह है तो इसको महत्व देंगे। इसको जब हम महत्व देंगे तो ये बेंजीन पर जुड़ा है तो बेंजीन पर CHO को हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो देखिए हमने नाम लिख दिया बेंजल्डिहाइड। अब CHO जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमारा पहला कार्बन होगा, यानी मेथिल जिस कार्बन से जुड़ा वो हमारा दूसरा कार्बन होगा। तो दूसरे कार्बन पर मेथिल है तो इसका पूरा नाम होगा 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड। अगला यौगिक दिया है इस रूप में। अब यहाँ पर ये इस रूप में दिया है जिसको हमने ओपन स्ट्रक्चर करके ऐसा बना लिया। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन की आपको लंबी श्रृंखला मिलेगी। इस श्रृंखला में सबसे खास चीज़ कीटोन है, तो उसको लेकर के अगर हम कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो देखिए ये हमारे कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई है। अब इस लंबी श्रृंखला के बाद यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए नंबरिंग करने पर कीटोन दोनों ओर से बराबर आएगा। तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं हमने नंबरिंग इधर से कर दिया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। अब आप यहाँ पर देखिए 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, कीटोन तीसरे पर है तो देखिए हमने लिखा पेंटेन और यहाँ पर गलत है, ये 2 ओन मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ 2 ओन की जगह पर ये होना चाहिए था 3 ओन, यानी पेंटेन 3 ओन, क्योंकि आप किधर से भी नंबरिंग करेंगे कीटोन तीसरे कार्बन पर मिलेगा। इसके सिवा दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे आपको मेथिल मिला है तो इसका नाम होगा 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ओन। 2 ओन जो लिखा वो बाई मिस्टेक, टाइपिंग की मिस्टेक है। आप यहाँ देखिए कीटोन जो है वो आप किधर से भी गिनती करेंगे, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन तीसरे पर है तो इसका नाम 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ओन होगा। अगले यौगिक की तरफ आते हैं। इस यौगिक का भी आपको इस रूप में दिया था जिसको हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक CHO है और एक ईथर है। CHO और ईथर में हम CHO को महत्व देते हैं तो यहाँ पर हमारी लंबी श्रृंखला यही होगी। अब यहाँ 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको CHO पहले मिलेगा तो ये हमारा पहला कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। नंबरिंग करेंगे तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे और CHO के लिए अल लगाएंगे। अब यहाँ पर ये मेथॉक्सी दूसरे नंबर पर छूट गया है तो इसका पूरा नाम लिखेंगे 2-मेथॉक्सी प्रोपेनल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस यौगिक को हमने एक्सपेंड कर लिया है। जो ये CH2 4 बार यहाँ दिया था हमने CH2 को 4 बार लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए यही हमारी लंबी श्रृंखला है, नंबरिंग किधर से भी कर लीजिए, दोनों ओर COOH मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल कितने कार्बन आएंगे, अगर आप काउंट करेंगे तो कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सेन लिखेंगे। अब पहले कार्बन पर भी COOH है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर छठवें कार्बन पर भी COOH है। तो पहले कार्बन पे, छठवें कार्बन पे 2 बार 2 के लिए लगाएंगे डाई और COOH के लिए लगाते हैं ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। अब यहाँ पर अगला आता है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन से जुड़ा है CH2 और CH2 से जुड़ा है COOH। इसका नाम लिखने का तरीका बेहद सिंपल होता है। इसमें चूंकि COOH सीधे बेंजीन से ना जुड़ के खुली श्रृंखला वाले कार्बन से जुड़ा है तो हम खुली श्रृंखला को महत्व देंगे। तो यह हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई जिसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इसका नाम लिखेंगे एथेनोइक एसिड। अब बेंजीन को हमने महत्व नहीं दिया है, अगर हम इसमें नंबरिंग करें तो यहाँ ये पहला कार्बन होगा और ये दूसरा कार्बन होगा। चूँकि दूसरे कार्बन पर बेंजीन जुड़ा है जिसको हमने महत्व नहीं दिया है
है, बेंजीन को महत्व ना देने पर फेनिल लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम होगा क्या, 2-फेनिल। इसका नाम जो मिसप्रिंट है आप लिखेंगे 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को रोड मैप क्वेश्चन कहते हैं, जहां आपको यौगिक के बारे में हिंट तो देता है लेकिन आपसे कहता है कि आप उस यौगिक के खुद पहचानें कि वह यौगिक कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर दिया है रोड मैप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा उलझते हैं, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत टिपिकल तो नहीं होता है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीटली आपको प्रिपेयर है तो ये इतने हिंट देता है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर किस यौगिक की बात कर रहा है। यहाँ दिया है कि एक कोई कार्बनिक यौगिक ए है जिसका आणविक सूत्र ये है, ये 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन अभिकर्मक के साथ नारंगी रंग का अवक्षेप प्रदान करता है। अब अगर जाहिर सी बात है यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, ये अवक्षेप दे रहा है, इसका मतलब साफ होता है कि या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये फिर कोई कीटोन है। यहाँ पर इसकी बात करते हैं। देखिए पहला चीज़, ये जो हिंट दिया है इस हिंट को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अगर यह C8H8 उत्यौगिक 2,4-DNP परीक्षण दे रहा है, इसका मतलब यह है क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें अगली लाइन में तो इसने साफ कहा है कि यह यौगिक टॉलिन अपकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। साफ मतलब है कि अगर यह टॉलिन अपकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर रहा है तो ये एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये क्या है, कीटोन है। तो देखिए दूसरे हिंट को हमने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि यह एक कीटोन है। एक खास चीज़ ये है, इसने एक और हिंट भी दिया था कि अगर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये क्रिया करता है आयोडीन के साथ, तो ये पीले रंग का क्रिस्टल बनाता है। इसका साफ मतलब है कि ये आयोडोफॉर्म बना रहा है, और आयोडोफॉर्म तभी बनता है जब उस यौगिक में एक मेथिल समूह होता है। इसका मतलब ये है कि जो कीटोन हमको मिलेगा, क्योंकि कंफर्म तो हो चुका है ये कीटोन है यहाँ से, क्योंकि टॉलिन अपकर्मक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं किया तो कीटोन तो है, और साथ ही साथ ये NaOH और आयोडीन के साथ पीले रंग का क्रिस्टल या अवक्षेप बनाता है जिसको आयोडोफॉर्म कहते हैं। आयोडोफॉर्म बनने के लिए कीटोन के पास एक मेथिल समूह का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक मेथिल समूह भी है, यानी ये कीटोन मेथिल कीटोन है। तो देखिए हमने इस पॉइंट को भी यहाँ पर आउट किया हुआ है। ये देखिए स्टेटमेंट में हमने दिया है कि चूंकि यह यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, यानी आयोडोफॉर्म बनाता है, तो यह यौगिक एक मेथिल कीटोन होगा। इसके बाद साथ ही साथ उसने कहा था कि यह यौगिक ब्रोमीन जल या बेर अपकर्मक को वर्णविहीन नहीं कर पाता है, यानी रंगहीन नहीं कर पाता है। इसका साफ मतलब है कि इसमें एक बेंजीन वाला है। तो देखिए अभी तक क्या क्या हिंट मिल चुका है कि उस यौगिक में बेंजीन भी है, वह यौगिक कीटोन समूह भी धारण करेगा, उसमें एक मेथिल समूह भी है। तो इसका साफ मतलब ये है कि यह यौगिक क्या है, इसमें एक और चीज़ भी देखिए कि जब हमने इसका ऑक्सीकरण किया तो ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जिसका सूत्र C7H6O2 है। इसका मतलब ये है कि अगर वह यौगिक जिसमें बेंजीन भी है, CO है, CH3 है, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको एक अम्ल मिलेगा 7 कार्बन का। अब 7 कार्बन वाला अम्ल कौन हो सकता है, सबको मालूम है 7 कार्बन वाला अम्ल कौन होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। इसका मतलब साफ है कि हमारा यौगिक जो A है उसमें एक बार प्रतिस्थापन हुआ है और यह एरोमेटिक मेथिल कीटोन होगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। अब आप अगर इन संरचनाओं के आधार पे आणविक सूत्र जो दिया था C8H8O, इसको क्लियर करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह यौगिक फाइनली जो हमारे सामने आया है वह फेनिल मेथिल कीटोन होगा। अब किसी बच्चे को ये डाउट है कि फेनिल मेथिल कीटोन कैसे होगा, तो आप खुद देख लो। सबसे पहले क्या हुआ था कि उसमें बेंजीन होना चाहिए, लो भाई हमने बेंजीन बना दिया। इसके बाद उस यौगिक में कीटोन भी होना चाहिए, तो लो हमने यहाँ CO लिख दिया। इसके सिवा उसमें CH3 भी होना चाहिए, तभी तो आयोडोफॉर्म देगा। तो यहाँ पर देखिए इस यौगिक में ये फेनिल भी है, ये मेथिल भी है और ये कीटोन भी है, तो यानी यह यौगिक क्या हो गया, फेनिल मेथिल कीटोन हो गया। अब कहा है उन सारी अब क्रियाओं को आप समझाइए, तो देखिए हमने यहाँ समझा दिया है कि जब ये फेनिल मेथिल कीटोन को आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो इसका O है वो इसके H2 से क्रिया करके H2O बना लेगा, और ये 2,4-DNP टेस्ट में देखिए यहाँ पर H2O जब निकल जाएगा तो बाकी ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये जा करके आप यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पे जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़ करके पहला समीकरण पूरा किया गया है। इसके बाद अगर आप देखिए जो हमारा यौगिक था, जो हमने बोला था फेनिल मेथिल कीटोन है जिसको मेसिटोफिनोन कहते हैं, इसकी दूसरी अपक्रिया को अगर आप देखिए तो हमने इसको बीच में बना दिया है। अब कहा था कि जब इसको आयोडीन NaOH से क्रिया कराएंगे तो पीले रंग का क्रिस्टल बनेगा। देखिए वो क्रिस्टल कैसे बनता है,
यही CH3 है, मतलब ये CH3 निकल जाता है, इस CH3 की जगह ON आता है और यही CH3 आयोडीन से क्रिया करके CHI3 बनाता है। इसके सिवा जब आपने इसका क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण किया था, क्रोमिक अम्ल का सूत्र होता है H2CrO4, तो आपका यही एसीटोफिनोन बन गया था किसमें, बेंजोइक अम्ल में। तो हमसे कहा था सारे समीकरण भी लिखिएगा। इस तरीके से हम इस रोड मैप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों में ए, बी और सी की संरचना दी जाए, यानी ए, बी और सी को पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, आपको ये अपक्रिया दिया है। इस अपक्रिया में करना क्या है, इस अपक्रिया को आप पहचान लो कि इसमें क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे Na जो है वो I से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, NaI, यानी CN जुड़ने चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस Na को I से निकाल दिया और ये जो CN समूह था ये ले जाके हमने यहाँ कार्बन में जोड़ दिया। तो देखिए बन गया CH3 CH2 CN। ये हमारा पहला यौगिक है जिसका नाम होता है प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसका क्षारीय जल अपघटन करेंगे। सबको मालूम है साइनाइड का क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में जल आएगा, H2 आएगा और कौन आएगा, O आएगा। ये O जुड़ता है जाके कार्बन से और ये जो दोनों हाइड्रोजन है जाके नाइट्रोजन से जुड़ेंगे। तो कार्बन से अगर O जुड़ेगा तो CO हो जाएगा और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हो जाएगा NH2। अब ये हो गया। NH2 के बाद एमाइड है और एमाइड को क्रिया कराया है NaOH प्लस Br2 से। सबको मालूम है ये हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया है। इसमें आपका ये कार्बोनिल समूह यहाँ से हट जाएगा और CH3NH2 यानी हमारा मेथिलेमीन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दिया है कि C6H5N2Cl और इस अपक्रिया को आपको पूर्ण करना है। यहाँ भी A और B कौन है, C कौन है, उनको पहचानना। तो देखिए सबसे पहला काम, ये जो Cl है ये Cu के साथ चला जाएगा और यहाँ जुड़ने N2 से आ जाएगा। ये पूरा ये जो है सैंडमेयर अपक्रिया का प्रोसेस है, ये N2Cl समूह यहाँ से निकल जाता है और Cn यहाँ जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ बन जाएगा C6H5Cn। फिर आप इसका जल अपघटन करेंगे। इसका जल अपघटन करने पर पहले एमाइड बनता है, बाद में बेंजोइक अम्ल बनता है। तो हमने सीधे यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बना दिया है। और बेंजोइक अम्ल को जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो पहले कुछ देर के लिए अमोनियम लवण बनता है, लेकिन यहाँ गर्म करने का साइन दिया है और गर्म करने का साइन, यहाँ पर जो गर्म करने का साइन दिया है, गर्म करने के साइन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब इसको गर्म करेंगे तो ये अपघटित भी होगा। तो सबसे पहले बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके थोड़ी देर के लिए अमोनियम बेंजोएट बनाएगा, लेकिन चूंकि गर्म करने का सिंबल दिया है, गर्म करने पर कोई भी एसिड अमोनिया से क्रिया करने के बाद अपना एमाइड ही बनाता है। तो हम यहाँ COOH की जगह पर CONH2 लिख देंगे। अगली अपक्रिया आती है जहाँ पर दिया CH3 CH2 Br को अगर हम इससे क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले ये Br क्रिया करेगा K से, तो यानी यहाँ बनेगा क्या, KBr बनेगा और बनेगा यहाँ पर क्या, CH3, फिर बनेगा CH2 और बनेगा CN, यानी यौगिक A हमको मिल गया। अब इसका LiAlH4 करना है, यानी यहाँ पर इसका अपचयन करना है। साइनाइडो का अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होता है, यानी देखिए CH3 अपनी जगह है, फिर उसके बाद यहाँ पर CH2 अपनी जगह है। उसके बाद ये जो CN है यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही कार्बन पर 2 बॉन्ड जिनके वीक होते हैं वो टूट जाते हैं और आपको मिलेगा प्राथमिक एमीन, यानी मिलेगा CH3 CH2 CH2 NH2 करके। अब जब ये मिलता है तो आप इसको नीचे देख लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि अगर ये क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, इसका अपचयन करने पर ये बनेगा। अब ये जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से यहाँ पर क्रिया कराने पर आपका बनता क्या है, ये चूँकि टेम्परेचर बहुत कम दिया है, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, यानी ये बनाया है क्या, डाइजोनियम लवण बनता है। एलिफैटिक डाइजोनियम लवण बहुत अस्थायी नहीं होते हैं और जब जल द्वारा अपघटित किया जाता है तो यहाँ से ये जो N2Cl समूह ये निकल जाता है और जो जल में H के साथ OH होता है, यह OH यहाँ जुड़ने चला आएगा और आपको मिलेगा हमारा एल्कोहल, जिसका नाम होता है प्रोपिल एल्कोहल बोल दीजिए, या IPAC नाम लिखेंगे तो प्रोपेनॉन 1 हो जाएगा। अगला दिया प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखे। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान अगर करनी है, यानी तीनों में अंतर करना है, तो पहला तरीका होता है नाइट्रस अम्ल परीक्षण। अब ये नाइट्रस अम्ल परीक्षण कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले नाइट्रस अम्ल की संरचना जान जाइए। नाइट्रस अम्ल यही है HNO2, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारा नाइट्रस अम्ल है। यानी अगर ध्यान से देखिए तो हम ये दिखा सकते हैं कि इसमें एक हिस्सा होता है OH का, ऐसे लिख सकते हैं, और एक इसमें NO समूह भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि ये क्रिया कैसे करेगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इनकी क्रियाओं में सबसे पहले प्राथमिक एमीन क्या करने वाला है। जब हम प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आप देखिए,
ये जो H2 समूह है ये नाइट्रस अम्ल का O लेकर के चला जाएगा, यानी H2O निकल गया। और ये जो नाइट्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा N2 गैस बना करके। तो अब आपके पास बचा कौन है, R, और यहाँ क्या बचा, OH, यानी यहाँ बनेगा ROH। इसका मतलब प्राथमिक एमीन जब भी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा तो वो एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके बाद जब द्वितीयक एमीन को यही क्रिया कराएंगे तो द्वितीयक एमीन से यही क्रिया कराने पर, ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक एमीन अगर आप समझ गए तो तृतीयक एमीन भी समझ जाएंगे। अब जब मैंने द्वितीयक एमीन को क्रिया कराया तो नाइट्रस अम्ल की संरचना में जो OH मैंने दाएं साइड लिखा था, देखिए उसको इस बार बाएं साइड लिख दिया है, और जो ऑक्सीजन बाएं साइड था उसको हमने दाएं साइड कर दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही H बचा है जल बनाने के लिए। ये H OH से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O। और यहाँ पर ये जो NO समूह है जिसको नाइट्रोसो समूह कहते हैं, ये जा करके एमीन में जुड़ जाएगा। तो देखिए नाइट्रोसो समूह एमीन में जुड़ गया तो इसका नाम हो गया नाइट्रोसामीन। तो पहले वाले एमीन ने, प्राथमिक एमीन ने केवल एल्कोहल बनाया था, दूसरे ने नाइट्रोसामीन बनाया। जब तृतीयक एमीन से क्रिया कराएंगे तो उसकी क्रिया हूबहू द्वितीयक एमीन के समान होगी। यहाँ पर देखिए जहाँ पर H था पहले, इस H की जगह पे यहाँ R आ गया है। तो पिछली बार वो H क्या लेके चला गया था, OH। इस बार ये R लेके जाएगा इस OH को और बना लेगा एल्कोहल, और बाकी जो नाइट्रोसो समूह यहाँ बचा था वो फिर से आके जुड़ जाएगा और बन जाएगा नाइट्रोसामीन। तो तीनों एमीन में देखिए अंतर, पहले वाले ने केवल एल्कोहल बनाया, दूसरे वाले ने नाइट्रोसामीन बनाया, और तीसरे वाले ने नाइट्रोसामीन भी बनाया और एल्कोहल भी बनाया। इस प्रकार से इन तीनों एमीनों में अंतर कर सकते हैं। अगला दिया है, एमीनों के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम क्यों होते हैं। बिल्कुल, एमीन के अणु भी आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, एल्कोहल के अणु भी आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु भी आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध बनने का मतलब होता है कि इनका क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध जल्दी टूटते नहीं हैं। तो आपको अगर उन अणुओं को वाष्पित करना है तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एमीन का क्वथनांक कम क्यों है जबकि वो भी तो हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो इसका सही आंसर ध्यान से देखिए, आप अगर एल्कोहल में देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और एमीन में अगर देखें तो एमीन में ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ नाइट्रोजन होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, इस वजह से ऑक्सीजन वाले यौगिकों के बनाए गए हाइड्रोजन बंध ज़्यादा मजबूत होते हैं, जबकि एमीन के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते तो हैं लेकिन वह तुलना में कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से एमीन के अणु हल्का टेम्परेचर पाके यानी हल्के ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि एमीन का क्वथनांक एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम होते। तो देखिए यहाँ दिया भी है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, जिसके कारण एमीन के अणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। यही कारण है कि एमीनों के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं। इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसको और डिटेल करना है, या कोई समीकरण जिसको आपको बहुत डिटेल समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका ये समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो कुछ दिन बाद।